क्रिसा 36 साल की हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक कस्बे में रहती हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। कैंसर की मरीज हैं, इसके लिए उन्हें क्लिनिक भी जाना होता है। क्रिसा स्कूल रोज जाती हैं और क्लिनिक कभी कभी। इसके लिए उन्हें पैडल से चलने वाली बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जिस इलाके में वो रहती हैं वो साल में ज़्यादातर समय पानी में डूबा रहता है। कृषा कहती हैं कि साल में महज 2 महीने ही ऐसे होते हैं जब उन्हें सूखी सड़क देखने को मिल पाती है। ये हाल राजधानी से लगे हुए एक इलाके का है। यहाँ तक कि राजधानी मनीला के भी कई इलाके डूब में रहते हैं। फिलीपींस के बारे में जब आप इंटरेस्टिंग फैक्ट सर्च करने जाएंगे तो एक नॉट सो इंटरेस्टिंग फैक्ट बाढ़ से जुड़ा मिलेगा। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से मरते हैं, लाखों विस्थापित होते हैं। साल 2000 से लेकर अब तक 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ बाढ़ और तूफान की वजह से मारे जा चुके। और ये सब फिलीपींस में अभी शुरू नहीं हुआ है, दशकों से चल रहा है। हमारे पास दर्जनों देशों के उदाहरण मौजूद हैं जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में सफल रहे हैं। सही प्लानिंग की जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। वर्ल्ड मैप में जब आप फिलीपींस के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो एक एग्जाम्पल तो आपको जापान से मिल जाएगा। कितने भयंकर भूकंप आते हैं वहाँ, लेकिन समय के साथ उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है कि अब जापान को भूकंप की वजह से उतना नुकसान नहीं होता जितना पहले होता था। उसने अपने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को उन्नत किया है, बिल्डिंग्स मजबूती से बनाई हैं। जापान के अखबार आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ की सरकार बिना जांच पड़ताल की कोई बिल्डिंग बनने ही नहीं देती है। ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इंसानी जान की कीमत है। लेकिन फिलीपींस की तकदीर ऐसी नहीं है। वहाँ की सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए दर्जनों प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट्स बन जाते तो शायद कुछ तबाही रोकी जा सकती, पर वहाँ के नेताओं ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए निकाले गए फंड का 70% गायब किया। आयरनी यह है कि इतने बड़े करप्शन की बात फिलीपींस के इकोनॉमिक प्लानिंग मिनिस्टर ने ही बताई है। इसलिए वहाँ के लोग अब सरकार से तंग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद को घेरा जा रहा है। नेताओं और ठेकेदारों के घरों के सामने नारे लगाए जा रहे हैं। उनके घरों पर काले अक्षरों से चोर भी लिखा जा रहा है। इसलिए इन प्रदर्शनों की तुलना नेपाल के प्रोटेस्ट से होने लगी, क्योंकि वहां भी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ही प्रदर्शन हुए थे, जिसके नतीजे में केपी ओली की सरकार गई। फिलीपींस में भी नेपाल की तर्ज पर नेपो बेबी ट्रेंड में आ गया है। यहाँ के युवा और छात्र नेताओं के बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल की पिक्चर्स को शेयर कर रहे हैं। एक तरफ नेताओं के बच्चे हवाई यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं फिलीपींस के लोग बाढ़ की वजह से नई नई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि बाढ़ की वजह से यहाँ लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी फैल रही है। इससे लीवर डैमेज होता है। यह कि बाढ़ की वजह से पानी में चूहों का मल मिल जाता है, जिससे ये बीमारी फैलती है। इसलिए क्रिसा, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया, वो कहती हैं कि मेरा इस देश में काम करने का क्या मतलब जब मेरे टैक्स के पैसे नेताओं की जेब में ही जाने हैं। इन्हीं पैसों से नेताओं के बच्चे विदेशों में ऐश करते हैं, और जिनके पैसों से ये हो रहा है उनके बच्चे लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिलीपींस का हाल भी नेपाल की तरह होगा? क्या वहाँ भी क्रांति होने वाली है और सरकार का तख्ता पलट होगा? वहाँ के प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं? आज के शो में हम इन्हीं सारे सवालों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। फिलीपींस पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी हिस्से में बसा है। इसके उत्तर में ताइवान, पश्चिम में वियतनाम, दक्षिण में इंडोनेशिया और पूर्व में प्रशांत महासागर है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है। 7,500 से ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, पर मुख्य तौर पर इसे आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: लुजोन, विसायस और मिंदानाओ। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है। राजधानी मनीला है, लेकिन सबसे बड़ा शहर क्वेजोन सिटी है। फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है। यहाँ 20 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। रिंग ऑफ फायर के अलावा फिलीपींस पैसिफिक टाइफून बेल्ट पर भी पड़ता है। ये क्या है? ये ऐसा इलाका है जहां पैसिफिक ओशियन से उठने वाले तूफान बहुत आते हैं। हर साल लगभग 20 टाइफून फिलीपींस से टकराते हैं। इस भूगोल की वजह से यहाँ कभी भी बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति तो बनी ही रहती है। कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं, पिक्चर और क्लियर होगी आपको। 2009 में यहाँ टाइफून केत्साना आया, जिसकी वजह से सिर्फ राजधानी मनीला में 24 घंटे में 455 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी वजह से यहाँ 700 लोगों की मौत हुई। 2013 में आया टाइफून हयान और 2020 में टाइफून वामको, इसमें भी मूसलाधार बारिश हुई जिससे बाढ़ आई।
2013 वाले तूफान में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। हर साल ही यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान बाढ़ की वजह से हो जाता है। हम ये सब बातें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको अंदाजा लगे कि फिलीपींस में बाढ़ कितनी बड़ी समस्या है। जब ये इतनी बड़ी समस्या है तो वहां की सरकार क्या कर रही है? अब इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो सरकारी जवाब कि फलाने प्रोजेक्ट तैयार किए, फलानी टास्क फोर्स बनाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाई, सफाई करवाई कि बाढ़ आए तो पानी शहर में न घुसे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी सरकार ने बनाए हैं, ये बात नकारी नहीं जा सकती। लेकिन वो समंदर में झाग के बराबर है और हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं। इसका सबूत हर साल आई बाढ़ में दिखता है। कोई सरकारी इंतजाम काम नहीं आता और यही इसका दूसरा जवाब भी है। मौजूदा प्रदर्शन शुरू होने के पीछे भी यही वजह है। सितंबर महीने की शुरुआत से ही वहां के छात्र और समाज के दूसरे तबके ने मिलकर छोटे छोटे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। जैसे शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे नाम से रैली निकाली गई। 12 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने मिलकर प्रदर्शन का आयोजन किया। फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए। राजधानी मनीला से निकलकर दूसरे शहरों में भी शुरू हुए। क्या मांग थी इनकी? मांग थी कि फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स अभी तक बनकर तैयार क्यों नहीं हुए और इसमें करप्शन हुआ कैसे। जैसा हमने पहले बताया, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में करप्शन की बात सरकार के मंत्री खुद भी कबूल चुके हैं, पर इस पर एक्शन नहीं हुआ। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे भी हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ कागज पर है, असल में ये प्रोजेक्ट्स बने ही नहीं। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? आपको कुछ एग्जाम्पल दे दें। वावाओ बिल्डर्स नाम की कंपनी को बुलाकान प्रांत के कैलमपेट, मलालोस और हागोनॉय इलाके में कुछ प्रोजेक्ट बनाने का टेंडर मिला था। इस टेंडर की कीमत 1300 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन इसमें से कई प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं बन पाए और कई सिर्फ कागज़ पर ही मौजूद हैं। वावाओ बिल्डर्स के साथ पूछताछ चल रही है और इसी साल अगस्त में उनके लोगों को सेनेट में बुलाकर पूछताछ भी की गई थी। बुलसान गांव में सरकार ने एक बड़ा डाइक बनाने का आदेश दिया था, एक तटबंध जैसे कोसी के इर्द गिर्द बने हुए हैं, दिल्ली में यमुना के इर्द गिर्द हैं, ताकि बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में न जाए। पर वो प्रोजेक्ट भी अधूरा है। उस गांव में आज भी लोहे की छड़ निकली हुई दिखती है। इसी तरह सैन कार्लोस सिटी में भी कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। अब इस घोटाले में कुछ बड़ी कंपनियों और कुछ सांसदों की मिलीभगत की खबरें पब्लिक हो रही हैं। फिलीपींस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर मार्टिन रोमुअल्डेस पर भी ये इल्ज़ाम लगे हैं, इसलिए उन्होंने इसी महीने 17 तारीख को अपने पद से इस्तीफा दिया। फिलीपींस के प्रदर्शनों में एक जोड़े की बहुत चर्चा है। पैसिफिको और सारा कपल हैं। अल्फा एंड ओमेगा कंस्ट्रक्शन और सेंट गेरार्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इनकी कंपनियों को भी सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स दिए थे जो अधर में लटके हैं। ये कपल फिलीपींस में जाना माना है। सारा ने पासिग नाम के शहर से मेयर का चुनाव भी लड़ा, मगर जीत नहीं पाई। इस कपल ने हाल ही में एक इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में इन लोगों ने अपनी गरीबी की कहानियां बताई और ये भी बताया कि कैसे स्ट्रगल के बाद वो अमीर बन गए। फिर इसी इंटरव्यू में इस कपल ने अपनी 3 दर्जन लग्जरी कारों को भी दिखा दिया, जिनमें से एक मर्सिडीज बेंज मायबाक, एक लिंकन नेविगेटर और पोर्शे कायन शामिल थी। आप इनको जाकर के चेक कर सकते हैं कि इनकी कीमत कितने करोड़ होती है। चूंकि करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले से चल रहे थे, तो इस इंटरव्यू ने इसमें आग में घी का काम कर दिया। लोग कार दिखाते हुए इस कपल का वीडियो शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे कि ये पैसा इन्होंने करप्शन से कमाया है। टिकटॉक, फेसबुक पर लाखों लोग ये वीडियो देखने लगे। फिर जब आउटरीच ज्यादा ही बढ़ गया तो सेनेट में इन्हें भी समन किया गया, तीखे सवाल पूछे गए और इन्होंने कबूल लिया कि हमने कुछ ठेकों के लिए कुछ सांसदों को रिश्वत दी। ये आरोप फिलीपींस के अलग अलग पार्टी के सांसदों पर लग गए। इनमें से इन आरोपी सांसदों में से कुछ सांसद राष्ट्रपति मार्कोस की पार्टी के भी हैं, इसलिए उनकी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति मार्कोस ने सांसदों समेत पैसिफिको और सारा पर जांच बैठा दी है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि उन्हें सख्त आलोचनाओं के बाद भी पूरा विवाद अच्छी तरह मैनेज करने में कामयाबी हासिल कर ली है। राष्ट्रपति मार्कोस का तर्क है कि जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं वो पिछली सरकार में शुरू हुए थे। मैं तो 2022 में राष्ट्रपति बना, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो खुद जांच करवा रहा हूँ। राष्ट्रपति मार्कोस की मैनेजिंग स्किल का अंदाजा उनके एक बयान से लगाया जा सकता है। 21 तारीख को उन्होंने इन्हीं प्रोटेस्ट के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो आज लोगों के साथ सड़क पर ही मौजूद होता। मार्कोस को पता है कि जनता का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है और इससे क्या क्या हो सकता है। उनके पिता फर्डिनेंड इमैनुअल एड्रालिन मार्कोस सीनियर खुद लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, 1965 से 1986 तक। 1981 में उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था और जबरन राष्ट्रपति बने रहे। फिर उनकी तानाशाही के खिलाफ जनता खड़ी हुई और अंततः उनकी सरकार गई।
मार्कोस सीनियर अब इस दुनिया में नहीं है, पर संभव है कि मार्कोस जूनियर ने अपने पिता से जनता के गुस्से को सही समय में काबू पाने की कला सीख ली है। हम नहीं जानते कि नेपाल में जो हुआ वो फिलीपींस में होगा या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो हमारे लिए एक मुश्किल और खड़ी हो सकती है। हमारे फिलीपींस से अच्छे संबंध हैं। 2024 में भारत और फिलीपींस के बीच व्यापार लगभग $3 अरब के आसपास था। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता कर चुका है। फिर फिलीपींस के चीन के साथ संबंध सही नहीं है। साउथ चाइना सी में चीनी और फिलीपींस नौसेना की तकरार होती रहती है, आप खबरों में देखते ही होंगे। जानकार कहते हैं कि कमजोर फिलीपींस चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और उसका प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ सकता है। भले ही चीन से हम नज़दीकियां बढ़ा रहे हों, लेकिन याद रखना चाहिए वो हमारे लिए अभी भी एक खतरा ही है। और ऐसे में अगर हमारे पड़ोसी देश या ऐसे देश जिनसे हमारे हित जुड़े हुए हैं वो अनस्टेबल होते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था और अभिषेक ने रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव को देखते रहिए।